कोई धनराशि कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती। कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखो, धनराशि दुगनी हो जाती है का मतलब जैसे मेरे पास 100 रुपए थे, दुगने हो गए तो कितने हो? किसी को तो बोलोगे ना दुगना हो। इसमें जो पहला वाला 100 है वो प्रिंसिपल है, जो बाद में जो 200 आया है वो अमाउंट है निश्चित। ठीक है, पहला वाला जो 100 है वो मूलधन है, बाद में धनराशि दुगनी होगी तो 100 से दुगनी कितनी? 200 होगी। तो ये जो है ये मिश्रण है, 100 थी 200 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला? तो ये 100 ब्याज मिलने के साल कितने लगे? 10 साल में 100 रुपए ब्याज मिला, तो एक साल 10। ब्याज की दर का मतलब होता है 100 रुपए देकर एक साल में मिला ब्याज। दर का मतलब ही यही होता है कि 100 रुपए देकर एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज की दर है। 100 रुपए देकर एक साल में जो ब्याज मिलेगा। जब भी दर बताना हो उस केस में मूलधन 100 ही माना जाता है। जब भी दर वर पूछी हो सवाल, मूलधन 100 माना। दुगना हो रहा था तो 100 से दुगना होगा तो 200 हो जाएगा। 100 से 200 ब्याज कितना? तो 100 ही रुपए। और ये 100 रुपए मिलने में साल कितने लगे? 10। 10 साल में 100 रुपए, तो एक साल में 10 से काट कर दिए। 15 वर्षों में, इसी टाइप का सवाल है। 15 वर्षों में कोई धनराशि 15 वर्षों में कोई धनराशि 2.2 गुनी हो जाती। 15 वर्षों में कोई धनराशि 2.2 गुनी हो जाती। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? हाँ सही, बढ़िया, यही कुछ और आ रहा है। हाँ सही, याद है। देखो, इसमें जो है ना धनराशि 2.2 गुनी हो जाती है। मतलब मेरे पास 100 रुपए थे, 2.2 गुने हो गए मतलब गुणा कर दो। तो 100 का 2.2 भी गुणा करोगे तो हो जाएगा गुना गुनी मतलब गुणा। तद्भव तत्सम वाला मैटर है। 100 रुपए थे, 2.2 गुने हो गए, 100 का 2.2 में गुणा किया तो वो कितने? 220। 100 से 220 ब्याज कितना? तो ये 120 रुपए ब्याज देने में साल कितने लगे? 15। तो एक साल में कितना? 15 से भाग कर दिया। अच्छा, जैसे इसमें दशमलव में बोला है ना कि धनराशि 2.2 गुनी हो जाती है, तो 2.2 गुनी को फ्रैक्शन में भी तो बोल सकते हैं कि 11/5 गुनी हो जाती है।
तो दोनों चीजें बोलते हैं लैंग्वेज में, हो सकता है डेसिमल में बोले और हो सकता है फ्रैक्शन में बोले। 2.2 गुने को 11/5 गुना भी तो कह सकते हैं। 11 को 5 से भाग करोगे आएगा तो 2.2 ही। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये जो बोले वो डेसिमल में ही बोले, फ्रैक्शन में भी बोल दो। एक एक लिख ही लो। नहीं, कुछ नहीं याद होना चाहिए, 100 से गुणा ही तो करना है। कहा यार, जब अब तक नहीं याद कर पाए तो अब क्या याद करोगे, अब तो हम उम्मीद ही छोड़ दी है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? जब ये तक नहीं याद है तो और तुमसे क्या उम्मीद करें कि तुम कुछ याद करोगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो कहते हैं मोमोज के लिए हुआ था। 1700 प्रथम युद्ध हुआ था। की बात माननी पड़ेगी। ये कौन 19वीं सदी में नहीं कर रहा था? इसी टाइप का एक सवाल है। कोई धनराशि 5 वर्षों में 7/5 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 5 वर्षों में 7/5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? हाँ, 7/5 गुनी हो जाती है, यानी 100 का 7/5 करना, तो आ जाएगा कितना? 100 से 140। ब्याज कितना? कितने साल? 5 साल। 1 साल। ठीक। देखो, ये जितनी भी क्या 3 ही सवाल बोले, तीनों सवाल दर पे बोले हैं ना। ये तीनों साल सवाल समय पे भी हो सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन, जैसे इन क्वेश्चनों में समय दे रखा था, दर पूछी थी, इनमें कॉमन बात तो नहीं, इसमें समय दे रखा था। जैसे सवाल में समय दे रखा था 5 वर्ष, तो सेम इसका रिवर्स भी हो सकता है कि तुमको दर दे रखी हो और समय पूछी, उसको भी इसी तरह सॉल्व लिखो। 15% की दर से 15% की दर से कितने समय में कोई धनराशि 2.2 गुनी हो जाएगी? 15% की दर से कितने समय में कोई धनराशि 2.2 गुनी हो जाएगी? हाँ सही। 15% की दर से कितने समय में कोई धनराशि 2.2 गुनी हो जाएगी? तो आज तुम लोग की रेस हुई थी 16 मिनट? नहीं हुई ना? चलो करवाते हैं जल्दी हम, करवा देंगे, बादाम को खोआ देंगे।
आठ। सही, बढ़िया। नहीं हुआ। ये वही सवाल है जो थोड़ी देर पहले बोला, यही फिजिक्स भी बोली, इसमें बोला 15 वर्षों में 15% की दर से कितने समय में कोई धनराशि 2.2 100 × 2.2 यानी धनराशि कितनी होगी 220। 100 से 220 हो रही, ब्याज कितना मिल रहा है 120। तो 120 मिलने के दर क्या है, कितने साल लगे। सेम सोल्यूशन है जो पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन है वही है। हाँ, दर और समय के लिए एकदम सेम सिचुएशन है, दर पूछे समय पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। हटा दो। क्यों क्यों भाई, क्यों क्यों भाई, तो आसान। डाइस साइड नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, डाइस पढ़ाते हैं। कैलेंडर पढ़ा देंगे, ये आसान है। अब कुछ है ही नहीं। डाई साइज का बचपन से इतना लूडो खेल लो, एक्सपीरियंस है। आंख बंद करके पासा फेंक दो, 6 आ जाए, है ना। वही है, कुछ अलग नहीं। आसान है ना। ये लेसन ही आसान है। अगला सवाल लिखो। ब्याज की किस वार्षिक दर पर, ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धनराशि, ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धनराशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज, ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धनराशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुना होगा। ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धनराशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुना होगा यदि समय 5 वर्ष, यदि समय 5 वर्ष। हाँ, देखो ये भी यही सवाल है, बस इसमें ये बीच का लफड़ा खत्म हो गया मिश्रधन। अब की बार डायरेक्ट ब्याज की बात कि जो ब्याज है वो मूलधन का कितना है 1/5, तो मूलधन मान लिया, ठीक है। ब्याज के लिए बोला कि वो 1/5 है, तो 100 का 1/5 ब्याज कितना है
20। तो ये कितने साल में है? 5 साल में। 5 साल में 20, तो 1 साल में बस हो। वही क्वेश्चन वही सोल्यूशन। ये भी सवाल समय के लिए बन सकता है। इस सवाल में बोल दें कि वो 5% की दर से किसी धनराशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 1/5 होगा। तो ये सेम क्वेश्चन समय पे भी बन सकता है जैसे दर पे बना। लिखा है क्या? लिखा है? लिखो। 2.5% की दर से, 2.5% की दर से कितने समय, 2.5% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 1/8 हो जाएगा। 2.5% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 1/8 हो जाएगा। 2.5% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 1/8 गुना हो जाएगा। सही, बढ़िया। कितना आ रहा? 100। बढ़िया। यही तो तुम्हारे अंदर बढ़िया लगती बात। समय चाहे जितना ज्यादा हो तुम निकाल लो। कितना? 5। सही। देखो, मूलधन तो सही बात है। साधारण ब्याज 1/8 है, 100 का 1/8 करोगे तो आ जाएगा 12.5। भाग भाग करके दिखाएंगे। भाग करोगे तो आ जाएगा 12.5। अब ये कितने साल में होगा? 2.5 साल। तो 2.5 से भाग करो। भाग करोगे तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाओ। हाँ तो क्यों कर देंगे, वैसे ही भाग करें। 2.5 से भाग करोगे तो 25 पंचे 125। समझ में तो ये नहीं है 100 कहाँ से ले आए। अगला बोले। यदि ब्याज की दर प्रतिशत में, यदि ब्याज की दर प्रतिशत में तथा वर्षों में समय का संख्यात्मक मान बराबर, यदि ब्याज की दर प्रतिशत में तथा वर्षों में समय का संख्यात्मक मान बराबर,
तो कितने समय में किसी धनराशि, यदि ब्याज की दर प्रतिशत में तथा वर्षों में समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो कितने समय में किसी धनराशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज, कितने समय में किसी धनराशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाएगा। यदि ब्याज की दर प्रतिशत में तथा वर्षों में समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो कितने समय में किसी धनराशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाएगा। हाँ, अच्छा नहीं लगा? देखो, ये बड़ा आसान सा पैटर्न होता है, तो इसमें भी कुछ दमखम है नहीं। आपकी बार बोला 16/25 गुना हो जाएगा, तो यहाँ 100 ही रखोगे, ठीक है? 16/25 गुना हो रहा है तो 100 × 16/25 कैलकुलेट करोगे तो 25 4 100 और 16 4, ठीक है? अब तुमको बस ये सोचना 64 किसका स्क्वायर है? 8 4 सॉरी 8 64 किसका स्क्वायर है? तो अगर दर पूछी तो 8%, समय पूछा है तो 8 वर्ष। डिटेल में करके बताए क्या? हाँ, देखो, सवाल में बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना। जैसे स्क्वायर ना होता तो क्या करते सर? होता ही होता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता। मतलब इस क्वेश्चन में स्क्वायर ही है। अगर दर और समय की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, तो स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर दर x है, समय भी x है, तो ब्याज x स्क्वायर ही तो होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि स्क्वायर ना बने, ठीक है? वो सर ही नहीं है इस कंडीशन में। ये भी तो कंडीशन है। अब इस सवाल में अलग क्या है? इस सवाल में अलग ये है कि ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ना ही टाइम गिवन है। दोनों ही चीजें नहीं गिवन है तो सवाल कैसे हल? तो डिटेल में बता रहे हैं। जैसे बोला है कि ब्याज जो है वो मूलधन का 16/25, तो ये हमने मान लिया मूलधन, ये मान लिया ब्याज। ये तो पता है ना, अंश में लिखी गई संख्या ब्याज होती है, हर में लिखी गई संख्या मूलधन। पहली क्लास में बताई होगी तो बताया हो। वैसे हमने ये बताया था अंश में लिखी गई संख्या 1 साल का ब्याज, वो जब दर को ब्रेक करते हैं, जैसे 25% 1/4, तो 4 रुपए मूलधन है और एक क्या है? 1 साल का। अब इस पैटर्न में करते क्या, दर और समय के न्यूमेरिकल वैल्यू सेम मान लेते, क्योंकि सवाल में बोला दर का संख्यात्मक मान वर्षों में समय के संख्यात्मक मान के बराबर। ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा, तो ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 25 400 16 4 64 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर दर पूछी तो 8%, समय पूछा है तो 8 वर्ष। यहां तक ठीक है? इसी टाइप का एक सवाल है, आंसर बता दो। यदि ब्याज की दर प्रतिशत, यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय का संख्यात्मक मान बराबर,
यदि ब्याज की दर प्रतिशत में तथा वर्षों में समय का संख्यात्मक मान बराबर, तो कितने समय में, यदि ब्याज की दर प्रतिशत में तथा वर्षों में समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो कितने समय में किसी धनराशि, कितने समय में किसी धनराशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज, कितने समय में किसी धनराशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 हो जाए, मूलधन का 9/25 गुना हो जाए। हाँ, तुमको किस चीज की तैयारी करनी थी? एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल या जीडी? तुम लोग के साथ रनिंग करता है? मतलब रेलवे की प्रिपरेशन कर, वैसे मॉर्निंग में जो बैच पढ़ा रहे हैं वो शुरू से है एकदम, मतलब अगर आना चाहो तो। हाँ, बैकलिंग से चल रहे, नंबर सिस्टम से पढ़ा रहे हैं इसका। बाकी नंबर सिस्टम खत्म ही होने वाला है, बाकी जो टाइम सही इसमें भी समझ में आ ही जाएगा। उसका रीजन ही हम पढ़ाते बहुत है, तुम लोग तो कभी तारीफ कर नहीं सकते। हम बाहर होके आए, छह आ गया ना? 6% आंसर है ना? अब अगला टाइप शुरू करते हैं। ये टाइप अच्छा है, ऐसा ही है, ठीक है। सवाल लिखो। देखो, ये जो बताए थे ना अभी, ये जो सवाल बताए थे, ये किसी पेपर में नहीं आएंगे, इतना आसान कोई भी पेपर नहीं है। ये हमने करवाए इस कारण क्योंकि बुक में है, मिलेंगे नहीं लगा पाओगे तो मोरल डाउन होगा। और ये सवाल इतने आसान है कि यूट्यूब पे लोग इनकी ट्रिक डाल देते हैं कि मात्र 2 सेकंड में सीखे साधारण ब्याज हल करना, तो ये हल हो भी जाता है 2 सेकंड में। लेकिन वो इसी सवाल की ट्रिक डालेंगे, ठीक है, इन्हीं सवालों के लोग वीडियो बना के बोलेंगे कि 2 सेकंड में सीखे। हो भी सकता है क्योंकि इसमें कौन सा बड़ा कठिन है। 100 × 16/25 64 64 यानी 8, इसको किया जा सकता है, 2 नहीं तो 10 सेकंड में तो किया ही जा सकता है। पर ये आते आते हैं नहीं पेपर। अब सवाल लिखो, ये आता है। हाँ, अब ये इतने आसान नहीं लगेंगे। एक व्यक्ति 3 स्कीमों में, एक व्यक्ति 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष, एक व्यक्ति 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के ब्याज की 10% वार्षिक, 12% वार्षिक तथा 15% वार्षिक, एक व्यक्ति 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष
तथा 12 वर्ष के लिए। ठीक है। ब्याज की 10% वार्षिक, 12% वार्षिक और 15% वार्षिक दर पे कुछ धन निवेशित करता है। दस % वार्षिक, 12% वार्षिक और 15% वार्षिक दर पे कुछ धन निवेशित करता है। यदि प्रत्येक स्कीम से यदि प्रत्येक स्कीम से यदि प्रत्येक स्कीम से पहला क्वेश्चन, यदि प्रत्येक स्कीम से उसे समान धनराशि मिले, यदि प्रत्येक स्कीम से उसे समान धनराशि मिले, यदि प्रत्येक स्कीम से उसे समान धनराशि मिले, तो इन स्कीमों में निवेशित मूलधनों का क्या अनुपात है? यदि प्रत्येक स्कीम से उसे समान धनराशि मिले तो इन स्कीमों में निवेशित मूलधनों का क्या अनुपात है? ठीक है। दूसरा, यदि प्रत्येक स्कीम से उसे समान ब्याज मिले, यदि प्रत्येक स्कीम से उसे समान ब्याज मिले, तो इन स्कीमों में निवेशित मूलधनों का क्या अनुपात है? तो इन स्कीमों में निवेशित मूलधनों का क्या अनुपात है? एसआई में सबसे अच्छा चांस यही टाइप रखता है एग्जाम में। हाँ, इन स्कीमों में निवेशित मूलधनों का क्या अनुपात है? देखो, पहले दूसरा वाला बता। दूसरा वाला मतलब जिसमें ब्याज बराबर मिलने की बात करें। देखो, एक सवाल में बोला है कि प्रत्येक स्कीम से समान धनराशि, धनराशि मिलने का मतलब होता है उनको मिश्रधन बराबर, अमाउंट बराबर। ठीक है। प्रत्येक स्कीम से समान धनराशि, धनराशि का मतलब क्या? मिश्रधन, जो पहला सवाल है। और दूसरे सवाल में बोला है प्रत्येक स्कीम से ब्याज बराबर, पहले यही बता रहे ब्याज बराबर, जिसमें बोला प्रत्येक स्कीम से ब्याज बराबर। ठीक है। तो इसमें समय बोला था 6 साल, 10 साल और 12 साल। और जो दर बोली वो पहले में बोली 10%, दूसरे में बोली 12% और तीसरे में बोली। ठीक। जब एसआई की पहली क्लास पढ़ाई थी उस दिन बताया होगा कि ब्याज का प्रतिशत मतलब होता है दर इंटू समय, है ना? ब्याज का प्रतिशत का मतलब दर इंटू समय। तो यहाँ पे एक साल में 10% ब्याज है, तो 6 साल में कितना? 60। ये किस चीज का परसेंटेज है? ब्याज का परसेंटेज। एक साल में 12% तो 10 साल में, एक साल में 15 तो 12 साल में। अब तुम्हें एक लाइन याद है, जो लाइन तुम्हें याद है वो सुनो। मैथ में जब भी दो चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बराबर होती है तो अनुपातों का हमेशा व्युत्क्रम होता है, याद हो गया होगा आपको। मैथ में जब भी दो चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बराबर हो तो अनुपातों का हमेशा व्युत्क्रम होता है। इस सवाल में बोला है ना कि प्रत्येक स्कीम से उसे समान ब्याज मिले, बोला है ना, यदि प्रत्येक स्कीम से उसे समान ब्याज मिले, मतलब ब्याज कैसा है? बराबर बराबर। तो यहाँ व्युत्क्रम करो, पहले रेशियो निकालो, 61 जा 62 जा 63 जा। अब तीन संख्याओं का व्युत्क्रम कैसे करते हैं? लासा लेके। तो 1 2 3 का लासा 1 से 6 में भाग,
2 से 6 में भाग और 3 से 6 में भाग। तो ये आंसर है कौन से क्वेश्चन का? दूसरे। तो ब्लू वर्ल्ड में स्लाइड कर रहे हैं, पैर तुड़वा लिया। ऐसे ही थोड़ी नहीं, हम तुम लोग को लगता मजाक करें, हड्डी का ढांचा हो, ददीची जैसे। ददीची का नाम सुना? देखो कितना नॉलेज है मेरे को। अब तुम्हारी हड्डियों की जरूरत होगी जब कहीं वज्र बनना होगा, वैसे ही हड्डियां तुम्हारी भी। हम तो कह रहे हैं किसी बायो लैब में अपनी हड्डियां सारी डोनेट कर दो। वहां नहीं जरूरत होती, बच्चों को पढ़ाने के लिए नर कंकाल चाहिए होता है ना। अभी थोड़ी नहीं डोनेट करने को कही। हाँ, मृत्यु उपरांत कही तो कि हमें जलाया वलाया ना जाए, हमारी हड्डियां जो है वो डोनेट कर दी जाए, खाल गला दी जाए, वो तो हड्डी भी जल जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या समझ में आया है कि ऐसा सवाल आया तो छोड़ देंगे? लगा लोगे? एक सवाल लिखो, बता देंगे लल्ला। पहले सवाल लिख लो है। नहीं भटकेगा, इसी के साथ सवाल लिखना जरूरी। 40,000 रुपए की धनराशि, 40,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% की दर से 3 वर्ष के लिए 40,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% की दर से 3 वर्ष के लिए शेष 25/4% की दर से, शेष 25/4% की दर से 4 वर्ष के लिए 40,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% की दर से 3 वर्ष के लिए शेष 25/4% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि प्रत्येक से समान ब्याज की प्राप्ति हो, यदि प्रत्येक धनराशि से समान ब्याज की प्राप्ति हो, तो 5% की दर पे कितनी धनराशि उधार? यदि प्रत्येक से समान ब्याज की प्राप्ति हो तो 5% की दर से कितनी धनराशि उधार दी? तो 5% की दर से कितनी धनराशि उधार दी? उधार दी। एक आदमी ने 2 जगहों को उधार दिया है ना, तो 5% की दर पे कितनी धनराशि उधार दी? कोशिश करो करने की, थोड़ा बहुत इसी तरीके से करना है।
मम्मी अम्मी चिल्लाई बहुत उनके घर पे, क्या चले जाओ। नहीं, चिल्लाई नहीं। पापा भी नहीं चिल्लाए। फिर ठीक है भाई, हमें लगा तुम्हारा परिवार हम लोग की तरह नहीं है क्या। हम लोग क्या, चोट लग जाए उसका लोग शोक ना मनाए। जी जरूर, शुरू मना किया था हमने तो पहले ही, मत जाओ हाथ पैर तुड़वा के। सुन्नी कहाँ किसी को होती। सस्ता था मतलब क्या, 100-200 रुपए की टिकट। कैसे? बस अकेले चले गए तभी ये हुआ, तो बताना चाहिए था। उसमें नहीं जाने वाला होता, उसमें हो जाती भयंकर भीड़, तभी सबसे ज्यादा चोट लगने का डर होता है। देखो ये पैटर्न में कौन था, तो वही ब्याज बराबर। एक बंदा जो है उसको वो 5% के दर से उधार देता है 3 साल, और दूसरे को देता है 25/4% की दर से 4 साल की। दोनों का रेशियो निकालो, तो रेशियो आया कितना। अब तुम्हें ये लाइन याद है, मैथ में जब भी दो चीजें डायरेक्टली या डायरेक्टली बराबर हो तो अनुपातों का व्युत्क्रम होता है। और इस सवाल में बोला है दोनों हिस्से में उससे समान ब्याज है, मतलब ब्याज बराबर है ना दोनों में, तो व्युत्क्रम करेंगे 3-5 का व्युत्क्रम। दो संख्याओं का व्युत्क्रम करने के लिए संख्या पलट दे, 3 संख्याओं का व्युत्क्रम करना होता है लासा, दो ही संख्याओं का व्युत्क्रम है तो संख्या पलट दो, 3-5 है, 5 3 2, 3-5 की तो वैसे ही याद रहते हैं, हर जगह 3-5 किया करते हैं, तो वही 3-5 को पलट के 5 और 3 टोटल धनराशि कितनी, सवाल में धनराशि कितनी, 8 बराबर 40,000 तो एक बराबर, एक बराबर 5,000 के तो 5 बराबर, एक बराबर 5 के तो 3 बराबर, तो 5% के दर पे कितनी धनराशि हो गया। ये समझ समझ में आया है, फिर से बताते हैं। नहीं, एक और सवाल लिखा था थोड़ी देर पहले कि एक व्यक्ति 3 स्कीमों में 6 साल, 10 साल, 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% की दर पे कुछ धन निवेशित करता है। यदि प्रत्येक स्कीम से उसे समान धनराशि मिले तो इन स्कीमों में निवेशित मूलधनों का क्या अनुपात होगा। ये भी तो लिखा हुआ है, देखो किसे। अब सवाल में बोला है समान धनराशि मिले, धनराशि समान मिलेगा मतलब अमाउंट से, ठीक है। समय वही 6 साल, 10 साल, 12 साल, दर है 10%, 12% और 15%, तो ब्याज हो जाएगा कितना, 60%, 120% और, अगर देखो ब्याज बराबर बोला होता सिर्फ तो यही रेशियो निकाल के सवाल खत्म कर देते, फिर व्युत्क्रम कर देते कल आसान।
ठीक है। तो सवाल क्या बोला है? धनराशि यानी मिश्रधन को बोला है। तो मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन अमाउंट का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ये मेरे लिए क्या है? ब्याज। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% ही तो होता है। तुम्हारी जेब में 10 रुपए हो या 10,000 रुपए, तुम्हारे लिए तो 100% है। जाओ लौटते समय उसी से चूरन चाट कर हमारे लिए 100% है, वही रुपए है जो भी। तो मूलधन कितना? 100%। ब्याज कितना? 60। तो मिश्रधन कितना? 160। ये बात समझ गए? 100 जोड़ दिया है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा। मूलधन कितना? 100। ब्याज कितना? 120। तो मिश्रधन कितना? सेम यहाँ पे भी 100 और 180। अब इनमें जो रेशियो निकाल सकते हो निकाल सकते हो। कहाँ पे? देखो 120 में 20 क्यों जोड़े? 100 जोड़ा, इसमें भी 100 जोड़ा। मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होता है? 120 बीच में कहां से आ गया? 100 और 60 160। 100 और 120 220। 100 और 180 280। ठीक है। अब जो काट सकते हो काट लो, जैसे 0 0। फिर 2 से इसको काटा 8, 2 से इसको काटा 11 और 2 से इसको काटा। अब यहां लेना है लासा। लासा लेने की असली प्रतिभा का पहचान इसी तरह के सवालों में होता है। तो तुम्हें सुन के बड़ी खुशी होगी। आज की क्लास का तो हम आखिरी सवाल बताते हैं, कल भी 2-3 सवाल इसी टाइप के बताएंगे। इन सवालों में तुम्हारा लासा लेने की एबिलिटी चेक। ठीक है। तो लासा लेते कैसे? सबसे पहले अभाज्य संख्याएं लिख लो। जैसे 11 भाज्य लिख ली, 14 में 7 आता है ना। बचा क्या? 2। 2 तो लिख लिया। 8 में क्या बचा? 4। 2 तो लिख ही चुके हैं ना। 8 चाहिए तो कमी किसकी? देखो 8 का 8 है, 14 का 14 है, 11 का 11। ठीक है, संख्या है। लासा सही। तो लासा ऐसे ही लेना चाहिए, इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। मतलब लासा लेते समय तुम्हें इनका गुणा नहीं करना। अगर तुमने इनका गुणा कर दिया तो छींचा लेकर हो जाएगी सवाल। मान लो तुम्हें लग रहा हो कि इनका गुणा काहे नहीं करना है, कि 4 गुना 8 8 7 56, 56 इंटू 11 करेंगे तो 6 5 11 और 1 6 6 16। तुम्हें लगेगा कि गुणा काहे नहीं करना, गुणा नहीं करना इसमें नहीं करना, काहे नहीं करना है क्योंकि अभी भाग करना है। पहले भाग कर लो, भाग करने से संख्या छोटी हो जाएगी। छोटी संख्याओं का गुणा तुम सीना चौड़ा करके कर लो, है ना। पहले भाग किससे करना है? 8 से। 8 से भाग करोगे तो 8 कैंसिल, 11 7। देखो टैलेंट फूट के निकल रहा। अब किससे भाग करना है? तो 11 खत्म, बचा क्या? 7 दूनी 14, 14 4। हाँ हमें तो लगा 14 भी बचा। अभी 14 से भाग करना है, 7 दूनी 14 कैंसिल, 11 4। ये आंसर। कुछ समझ में आया है? क्या भाग करना नहीं आया कि गुणा करना? 14 4 56 कैसे हो गया, यही दिक्कत कर रहा होगा। कि पहाड़े तो 10 तक तैयार है। इसी टाइप के सबसे अच्छे चांस रहते हैं पेपरों में आने। वो नहीं आएगा सवाल पेपर में कि 15 वर्षों में कोई धनराशि 2.2 गुनी हो जाती। मजा लेकिन कहीं तो उन्हीं को पढ़ने में आ जाता है ना।
फिर मिलते हैं।